प्यारे विद्यार्थियों, आशा है आप स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई सुचारू रूप से कर रहे होंगे। आज हम चैप्टर सेकंड, थर्ड और फोर्थ में क्या पढ़ना है उसे देखेंगे। तो इससे पहले आप पहले की जो पिछला वीडियो था उसमें आपने देखा होगा कि हमने हड़प्पा सभ्यता के बारे में जानकारी प्राप्त की और उस सभ्यता का पतन किस प्रकार हुआ इसके बारे में अध्ययन किया प्रथम अध्याय में। अब उसके बाद आता है दूसरा अध्याय। तो दूसरे अध्याय में हम क्या पढ़ेंगे? कभी कभी छात्रों के मन में ये होता है कि इतिहास को कैसे पढ़ा जाए, कैसे शुरू किया जाए। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि जो ऐतिहासिक घटनाएं होती हैं उन घटनाओं को हम ईसा के जन्म से मानते हैं। जैसे ईसा का जन्म 0 ईस्वी में हुआ, जिसे हम एडी कहते हैं। एडी का अर्थ है एनो डोमिनी, अर्थात ईसा के जन्म का वर्ष, जो लैटिन शब्द से बना हुआ है एनो डोमिनी। इससे पूर्व की घटनाएं, मतलब ईसा के जन्म से पूर्व की घटनाएं, ईस्वी पूर्व या बीसी बिफोर क्राइस्ट या बीसीई बिफोर कॉमन एरा, बिफोर कॉमन एरा या बीपी भी बोल सकते हैं, बिफोर प्रेजेंट। इन नामों से ईस्वी पूर्व की घटनाओं को जाना जाता है, अर्थात ईसा मसीह के जन्म की पूर्व की घटनाओं को पढ़ते हैं इन नामों से। और ईसा के जन्म के बाद की घटनाएं एडी या सीई कॉमन एरा या ईस्वी, इन नामों से पढ़ते हैं। तो अब जो ऐतिहासिक घटनाएं हैं ईसा के जन्म से पूर्व की, अर्थात प्राचीन भारतीय इतिहास की, इसमें जो हमने पहले पढ़ा था हड़प्पा सभ्यता, उसका काल समय था 2500 ईस्वी पूर्व से लेकर 750 ईस्वी पूर्व तक हड़प्पा काल। अब हमारे दिमाग में यह प्रश्न आता है कि इस काल से पहले क्या था? इस काल से पहले भारतीय इतिहास में आदिमानव का काल था। आदिमानव ने गुफाओं और कंदराओं से निकल के सभ्यताओं के रूप में बसना प्रारंभ किया। तो जो सर्वप्रथम सभ्यता भारत में देखने को मिली उसे कहते हैं हड़प्पा सभ्यता, और दूसरी मोहनजोदड़ो की सभ्यता। अब उसके बाद इतिहासकारों ने जो खोज की तो उसके आधार पर उनको ये जानकारी प्राप्त हुई कि इसके बाद भी सभ्यता थी, जो सभ्यता 1500 ईस्वी पूर्व से लेकर 600 ईस्वी पूर्व तक की थी, जिसे हम वैदिक सभ्यता कहते हैं। अर्थात इतिहासकारों का मानना था कि मध्य एशिया से कुछ लोग भारत में आकर बसे हड़प्पा के पतन के बाद, तो उनकी इस सभ्यता को हम वैदिक सभ्यता के नाम से जानते हैं। तो ये जो वैदिक सभ्यता थी ये 2 भागों में विभक्त थी। अध्ययन की दृष्टि से 2 भाग में बांटते हैं हम इसको, पूर्व वैदिक काल और दूसरा उत्तर वैदिक काल। अब जो ये पूर्व वैदिक काल है इसको ऋग्वैदिक काल भी कहते हैं। ऋग्वैदिक काल इसलिए कहेंगे
क्योंकि इसमें ऋग्वेद की रचना हुई थी। और उत्तर वैदिक काल में ऋग्वेद के अलावा जो 3 वेद थे, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, इनकी रचना हुई थी। इसके साथ साथ ही जो 4 वेद थे, उसके बाद 18 पुराण, 108 उपनिषद और 6 वेदांग के साथ साथ जो प्राचीन महाकाव्य थे, रामायण और महाभारत, इनकी रचनाओं का काल है ये वैदिक काल। अब जो पूर्व वैदिक काल है उसका काल समय है 1500 ईस्वी पूर्व से लेकर के 1000 ईस्वी पूर्व तक। इस काल को माना जाता है, इसमें ऋग्वेद की रचना का काल है ये। और जो उत्तर वैदिक काल है इसको 1000 ईस्वी पूर्व से लेकर के 600 ईस्वी पूर्व तक का काल माना जाता है। अब बात ये आती है कि इसके बाद क्या हुआ होगा। अब जो ये ऋग्वेद पर आधारित का काल था, पूर्व वैदिक काल, इसमें जो रचनाएं हुई थी ऋग्वेद में, इसमें मंत्रों की रचनाएं थी, कर्मकांड से संबंधित बातें थी। तो जो ये पूर्व वैदिक काल था, इस काल के बाद जो उत्तर वैदिक काल आता है, तो इसमें धीरे धीरे जो धार्मिक परंपरा थी उसमें गिरावट भी आती है उत्तर वैदिक काल आते आते। तो उत्तर वैदिक काल से के बाद अब उसके बाद की जो घटनाएं हैं 600 ईस्वी पूर्व से लेकर 600 ईस्वी तक का जो काल है, इनकी घटनाओं को हम पाठ 2, पाठ 3, पाठ 4 में अध्ययन करेंगे। तो देखते हैं कि पाठ 2, पाठ 3 और पाठ 4 में क्या रखा जाए। तो जैसे पाठ 2 नाम से स्पष्ट है, राजा, किसान और नगर, ये आरंभिक राज्यों के उस समय की जो व्यवस्था थी, उस समय के जो राजा थे, किसान थे और जो नगर थे, उनके बारे में अध्ययन करेंगे। आरंभिक काल की राजनीतिक और आर्थिक अर्थव्यवस्थाओं के बारे में इतिहासकारों ने किस प्रकार इस काल के बारे में अध्ययन किया होगा, इसको भी देखने का प्रयास करेंगे। साथ ही साथ उस समय जो काल था उसमें कौन कौन सी घटनाएं घटित हुई थी, उनका अध्ययन करेंगे। साथ ही साथ ये तीनों पाठों को एक साथ बताने का मकसद ये है कि क्योंकि ये तीनों पाठों के काल का जो समय है, काल समय है, वो एक ही काल समय है। अर्थात जो दूसरे पाठ की हम घटनाएं पढ़ेंगे 600 ईस्वी पूर्व से लेकर के 600 ईस्वी तक, वही तीसरे पाठ का भी काल समय है और वही चौथे पाठ का भी काल है। अर्थात एक ही काल की घटनाएं हैं ये दूसरे, तीसरे और चौथे पाठ में आपकी। तो अध्ययन की दृष्टि से आप लोगों के समझ में आ जाए, इसलिए मैंने ये एक जगह रख करके आप लोगों को बताने का प्रयास कर रहा हूँ। तो चलिए देखते हैं कि जो 600 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी तक की घटनाएं हैं, तो इसमें हड़प्पा सभ्यता के बाद इतिहासकारों को जो 150 वर्षों का वैदिक काल था, उसमें किस प्रकार विकास हुआ, किस प्रकार वेदों को लिखा गया और कृषक बस्तियां, किसानों की स्थिति और जो नगर थे, और इनमें कौन कौन सी विकास हुई और अंतिम संस्कार के तरीकों में बदलाव हुआ और नगरों में की स्थिति किस प्रकार थी, इसको जानने का हम प्रयास करते हैं। तो अब हम देखते हैं कि वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल में जो पतन हुआ, मतलब कहने का अर्थ है गिरावट हुई उसमें, उत्तर वैदिक काल में कहीं न कहीं बलि प्रथा को अधिक महत्व दिया गया और मंत्रों का महत्व कम हो गया। इससे ऊब करके लोगों ने धार्मिक जागरण करने का प्रयास किया, जिसमें
च्वार्क नामक एक विद्वान थे। उन्होंने वेद और कर्मकांडों का घोर विरोध किया, क्योंकि उस समय के जो वैदिक उत्तर वैदिक काल के लोग थे वो भौतिक और भोगवादी ज़्यादा बन गए थे। इसलिए इनसे ऊपर उठने के लिए धार्मिक जागरण का सहारा लिया गया और अनेक धर्मों ने अपने अपने धर्मों का विकास किया। जैसे महावीर स्वामी द्वारा जैन धर्म का विकास हुआ और महात्मा बुद्ध द्वारा बौद्ध धर्म का विकास हुआ। अर्थात जो जैन धर्म और बौद्ध धर्म ने उस समय क्रांति पैदा की, उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे कि इतिहासकारों ने किस प्रकार ये देखा कि धर्म जागरण प्रारंभ हुआ। और उस समय जो प्राचीन भारत था वो महाजनपदों में विभाजित था। संस्कृत के जो व्याकरणविद थे पाणिनि, उनका कहना है कि उस समय 22 महाजनपद उभर करके सामने आई थी उनके अनुसार। लेकिन जो जैन धर्म के भगवती सूत्र और बौद्ध धर्म के अंगोत्तर निकाय हैं, उनके अनुसार भारत में 16 जनपदों का उल्लेख मिलता है। अब जो ये जनपद हैं, इन्हीं में सबसे शक्तिशाली जनपद था मगध जनपद। ये जो जनपद थे ये महाजनपद में ही गणराज्य भी सम्मिलित थे, जिसमें कपिलवस्तु के शाक्य गणराज्य और वैशाली का लिच्छवी गणराज्य से ही जैन धर्म और बौद्ध धर्म का उदय हुआ था। इन्हीं गणराज्यों के वंशज थे ये महावीर स्वामी और गौतम बुद्ध। तो अब इसके बाद हम देखते हैं मौर्य साम्राज्य। मौर्य साम्राज्य का काल है 322 ईस्वी से 187 ईस्वी पूर्व तक। मौर्य साम्राज्य अर्थात चाणक्य ने किस प्रकार चंद्रगुप्त मौर्य की सहायता लेकर के नंद वंश का पतन किया, धनानंद को पराजित करके मौर्य साम्राज्य की स्थापना की, ये मौर्य साम्राज्य में हम पढ़ेंगे। और इसके साथ साथ मौर्य साम्राज्य के जो शासक हैं चंद्रगुप्त, उनके पुत्र बिंदुसार के पुत्र अशोक, इनके काल के समय में जो राजनीतिक और आर्थिक अर्थव्यवस्थाएं थी वो किस प्रकार रही होंगी, उनको इतिहासकारों ने किस प्रकार जाना होगा, इसको जानने का हम प्रयास करेंगे इस पाठ में। उसके साथ साथ जो तमिलनाडु और केरल के भाग में चोल, चेर और पांड्य जैसी सरदारियों का उद्भव हुआ, उनको देखेंगे। अब बात ये आती है कि इतिहासकारों ने कौन कौन से ऐसे इतिहास स्रोत थे जिससे ये जानकारी प्राप्त की होगी इस काल के बारे में। 600 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी तक के राजनीतिक और आर्थिक विकास के बारे में उनको किस प्रकार जानकारी प्राप्त हुई होगी। तो हमें कहीं न कहीं इस पाठ को पढ़ने के बाद ये पता चलेगा कि जो अभिलेख हैं उन अभिलेखों के माध्यम से हमें मौर्यकाल के काल समय की जानकारी और उसके जो महाजनपद और मौर्यकाल है इनकी सीमाओं के बारे में अभिलेखों से हमें जानकारी प्राप्त होती है। और जो गिरिनार अभिलेख है, जिसे मौर्य साम्राज्य के गवर्नर पुष्यगुप्त द्वारा निर्मित किया गया था, जिससे हमें मौर्य काल की सीमाओं के बारे में पता चलता है। और उसके साथ साथ जो अशोक है, मौर्य साम्राज्य का सम्राट अशोक, उसके शिलालेख, उनसे हमें ये जानकारी मिलती है कि किस प्रकार अशोक ने अपनी शासन व्यवस्था को संचालित किया होगा। और 13वें शिलालेख जो कालसी देहरादून में, उससे ये ज्ञात होता है कि अशोक ने किस प्रकार कलिंग युद्ध पर विजय प्राप्त की और उस युद्ध को देख करके उसने किस प्रकार उससे घृणित होकर फिर
युद्धों से घृणित होकर के युद्ध न करने का निर्णय लिया और बौद्ध धर्म को अपना लिया, ये जानकारी प्राप्त होती है 13वें शिलालेख। तो कहने का अर्थ ये है कि अभिलेखों का सहारा लेकर के इतिहासकारों ने इन जो ये काल की घटनाएं हैं कहीं न कहीं इनको लिखने का प्रयास किया होगा। मौर्य साम्राज्य के जो प्रमुख अभिलक्षणों की व्यापक जानकारी प्राप्त होती है वो इन्हीं अभिलेखों से के माध्यम से हमें प्राप्त होती है। उसके बाद जो अगला है ग्रंथ, जो ग्रंथ थे उस समय के, जो तमिलनाडु के केरल भाग में चोल और चेरी और पांड्य जैसी ये जो सरदारियाँ के बारे में हमें जानकारी प्राप्त हुई, ये तमिल साहित्य जो था उसको संगम साहित्य भी कहते हैं। कहने का अर्थ ये है कि उस समय कवियों का सम्मेलन होता था दक्षिण भारत में, तो उससे ये जानकारी प्राप्त होती है कि आंध्र प्रदेश में केरल और उसके कुछ भाग में चोल चेरी जैसे सरदारियों का उदय हुआ था। और जातक कथाएं और पंचतंत्र की कथाएं हमें बौद्ध धर्म के बारे में बताती हैं, बौद्ध और जैन धर्म के बारे में। उसके बाद तीसरे पार्ट में हम देखते हैं कि आरंभिक समाज जो प्राचीन भारत था उसमें किस प्रकार बंधुत्व, जाति और वर्ग विभाजित थे, इसके बारे में देखते हैं। तो इन सामाजिक विषमताओं को समझने के लिए हम साहित्यिक परंपराओं का उपयोग करते हैं। कहने का अर्थ यह है कि उस समय के जो इतिहासकार हैं उनने साहित्यिक परंपराओं के माध्यम से जो आरंभिक समाज था उसकी जानकारी प्राप्त की। तो इनमें कुछ ग्रंथ भी हैं और कुछ सामाजिक चित्रण भी हैं या रीति रिवाज हैं, जो सामुदायिक दृष्टिकोण थे इतिहासकारों के वो किस प्रकार रहे होंगे, ये सब जानने का हम इसमें प्रयास करेंगे। उसके बाद अब ये जो पहला है इसमें अध्ययन करना है हमने महाभारत। तो भारत का जो सबसे प्राचीन समृद्ध ग्रंथ था महाभारत, उसका विश्लेषण हम इस पाठ में करेंगे। इसमें देखेंगे कि हम इस महाभारत में 1 लाख से अधिक श्लोक हैं और किस प्रकार 2 परिवारों के बीच सत्ता के लिए युद्ध हुआ और परिवार किस प्रकार नैसर्गिक और रक्त समूह से संबंध होते थे और कुल किस प्रकार बनते थे और किस प्रकार उस समय जातियां विभाजित थी। इस सब को जानने के लिए इतिहासकारों ने किस प्रकार साहित्यिक परंपराओं का उपयोग किया था, इसके बारे में देखते हैं। और ये भी जानने का प्रयास करेंगे कि जो उस समय का समय था उसमें पितृवंशिकता और मातृवंशिकता थी, अर्थात पिता के वंश को भी महत्व दिया जाता था और माता के वंश को भी। पिता के वंश में पिता ही संपत्ति का अधिकारी बनेगा, पिता की संपत्ति का अधिकारी पुत्र बनेगा, फिर उसके बाद पौत्र बनेगा और उसके बाद परपौत्र बनेगा। और मातृ जो वंशिकता थी उसमें माता से संबंधित वंश परंपरा चलती थी। और विवाह किस प्रकार 8 प्रकार से विवाह की जो परंपराएं थी उसको देखने का प्रयास करेंगे हम। और सामाजिक विषमता, धर्मसूत्र, धर्मशास्त्र में समाज किस प्रकार विभाजित था। कहने का अर्थ है कि उस समय के समाज को इतिहासकारों ने ये माना है कि समाज 4 भागों में विभाजित था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। उसके साथ साथ हम ये देखेंगे कि जो ये वर्ग हैं उन वर्गों के अलावा ब्राह्मण लोगों ने कुछ वर्ण व्यवस्था के आधार पर कुछ जातियों को अलग रखा था, जिसमें चांडाल, निषाद, यायावर, पशुपालक या मलेच्छ लोग आते थे। इनके बारे में अध्ययन करेंगे हम तीसरे पाठ में। और उसके बाद आता है चौथा पाठ। जो चौथा पाठ है उसका कालक्रम भी 600 ईस्वी पूर्व से लेकर के 600 ईस्वी तक है। इसमें उस काल की
जो सांस्कृतिक विकास हुए थे, अर्थात सांस्कृतिक जो परंपराएं थी उन परंपराओं का कैसे विकास हुआ था इस काल में, उसको जानेंगे। और उनको जानने के लिए विचारक, जो दार्शनिक विचारधाराएं थी, उन दार्शनिक विचारधाराओं को किस प्रकार उद्भव हुआ और उनको इतिहासकारों ने किस प्रकार पढ़ा होगा, इसको देखेंगे। और जो इमारतें हैं, ऐतिहासिक स्रोत के रूप में इमारतें और अभिलेखों का प्रयोग किया था सांस्कृतिक परंपराओं को जानने के लिए, इसको देखेंगे। तो इसमें सबसे पहले जो ऋग्वैदिक काल है 1500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक का, इसमें हम देखते हैं कि अग्नि, इंद्र और सोम देवताओं की स्तुति के लिए जो मंत्र का वर्णन किया गया था, इसमें उसको इतिहासकारों ने किस प्रकार क्रमबद्ध रखा होगा। और उसके साथ साथ उपनिषद हैं जो हमें यह बताते हैं कि जो पुनर्जन्म होता है वो अतीत के कर्मों के कारण ही होता है, उपनिषद बताते हैं। तो इन उपनिषदों को इतिहासकारों ने किस प्रकार रखा होगा, 108 उपनिषद हैं। और उसके बाद बौद्ध ग्रंथ हैं जो हमें बुद्ध के ज्ञान की खोज, अर्थात उनकी शिक्षाएं बुद्ध की, और जो बौद्ध धर्म था वो महायान और हीनयान में किस प्रकार विभाजित हुआ। कहने का अर्थ ये है कि जो इतिहासकार थे उन्होंने, हमें ये अंदाज होता है कि इतिहासकारों ने जो उस समय के प्रतीक थे, जैसे महात्मा बुद्ध के जन्म से संबंधित प्रतीक या ज्ञान प्राप्ति से संबंधित, अर्थात उन्होंने देखा होगा कि पीपल के वृक्ष के नीचे जो बुद्ध की प्रतिमा का चित्रण किया जाता है, जो प्रतीक हमें मिलता है, उससे ये अंदाज लगाते होंगे कि इतिहासकार उनको पीपल के वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई होगी। और जो शिक्षाएं दी हैं, प्रथम उपदेश दिए उन्होंने, उनके प्रतीकों का अध्ययन करके इतिहासकारों को ये जानकारी होती है कि बौद्ध और जो जैन धर्म के उपदेश हैं, शिक्षाएं हैं, वो किस प्रकार रही होंगी। उसके साथ साथ जो स्तूप हैं उस काल के, अर्थात बौद्ध धर्म से संबंधित जो स्तूप हैं, स्तूपों से मूर्तियों को किस प्रकार सुरक्षित रखा गया होगा और उन्हें अन्य स्थान पर किस प्रकार ले जाया गया। बुद्ध मूर्तिकला को समझने के लिए किस प्रकार इतिहासकारों ने बुद्ध चरित्र लेखन पर अपनी समझ बनाई होगी, इसके बारे में जानेंगे हम। और उसके साथ साथ जो अगर हम कभी दिल्ली से भोपाल की रेल यात्रा करेंगे तो हमें एक पहाड़ी दिखाई देती है जो मुकुट जैसी खूबसूरत स्तूपों से सजी होगी। अगर हम सांची के स्टेशन पर उतर करके देखेंगे तो सामने एक पहाड़ी दिखाई देगी जिसमें एक स्तूप दिखाई देगा, जिसे हम सांची का स्तूप कहते हैं। इस सांची के स्तूप में अगर हम अंदर जाकर के देखेंगे तो वहाँ पर इस स्तूप में अनेक मूर्ति कलाएँ दिखाई देंगी। तो जिससे हमें ये ज्ञात होता है कि इतिहासकारों ने इन मूर्ति कलाओं या स्थापत्य कलाओं को पढ़ करके ये अंदाज़ा लगाया होगा कि ये बौद्ध काल से संबंधित होंगी, ये स्तूप बौद्ध काल से संबंधित होंगी। इस प्रकार हमको ये जानकारी मिलती है। इसके साथ साथ ही जो अजंता और एलोरा की गुफाएं हैं महाराष्ट्र की, उनमें भी जो चित्र बने हुए हैं उनको देख के भी हमें ये अंदाज़ा लगाते हैं कि इतिहासकारों ने इनको पढ़कर ही बताया होगा कि वो किस प्रकार बौद्ध और जैन धर्म से संबंधित थी ये गुफाएं। तो जो ये 3 पार्ट हैं, पार्ट 2, पार्ट 3 और पार्ट 4, इनको हम इतिहासकारों के नज़रिए से पढ़ने का प्रयास करेंगे। और अब इसमें जो दूसरा पार्ट है
इसको हम अगली वीडियो में विस्तार से पढ़ेंगे।